नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और अब नजर डालेंगे खबरों पर। इस वक्त की बड़ी खबर पर नजर डालने पहले आपको बता दें खरगोन से बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर नगरपालिका का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि टीआईटी कॉम्प्लेक्स की दुकानों के फुटपाथ पर कार्रवाई की गई। नगरपालिका ने दुकानदारों के कब्जे से जो फुटपाथ उन्होंने अतिक्रमण किया हुआ था उसे मुक्त कराया और दुकानदारों ने फुटपाथ पर पक्का निर्माण कार्य तक करवा दिया था, जिसे अब तोड़कर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। आपको बता दें टीआईटी कॉम्प्लेक्स के बाहर यह कार्रवाई की गई, जिसमें फुटपाथ पर दुकानदारों द्वारा किए गए पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया है। इसकी कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें देखिए, जहां पर फुटपाथ के ऊपर जो पक्के निर्माण कार्य करवाए गए थे उन्हें बुलडोजर चलाकर हटाया गया। टीआईटी कॉम्प्लेक्स की दुकानों के बाहर फुटपाथ पर यह कार्रवाई की गई, जहां पक्के निर्माण किए गए थे। अतिक्रमण के दायरे में आने वाले इस पक्के निर्माण को ध्वस्त किया गया। दुकानदारों ने फुटपाथ तक पर कब्जा किया हुआ था और नगर पालिका ने इस पर ध्यान दिया तो वो एक्शन भी लिया गया और ये एक्शन कुछ इस तरह से हुआ जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। दरअसल ये खरगोन में कार्रवाई की गई टीआईटी कॉम्प्लेक्स के बाहर दुकानदारों द्वारा जो पक्का निर्माण कर जगह का अतिक्रमण किया गया, जो सार्वजनिक जगह है उसे निजी इस्तेमाल में लाने के मकसद से ये पक्के निर्माण कराए गए थे और अब इस पर प्रशासन का पंजा चलता हुआ। तस्वीरें आप देखिए। आपको बता दें टीआईटी कॉम्प्लेक्स की दुकानों के फुटपाथ पर यह कार्रवाई की गई खरगोन में, जहां निगम अधिकारी पहुंचे और उन्होंने, हालांकि इसके संदर्भ में क्या दुकानदारों को पहले जानकारी दी गई थी या चूंकि ये अवैध निर्माण है, और इस विषय को लेकर ज्यादा डिटेल लेंगे हमारे सहयोगी आशुतोष इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आशुतोष, पक्के निर्माण करा दिए थे दुकानदारों ने, अब उसे हटा दिया गया है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा ये खरगोन में टीआईटी कॉम्प्लेक्स है, पुराना कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही है और यहाँ पर जो दुकानदार है, जो दुकानें दी गई थी नगर पालिका के द्वारा ही दी गई है और उसके जो फुटपाथ लोगों के चलने के लिए फुटपाथ बने थे उस पे अस्थायी रूप से पक्के निर्माण कर लिए थे। दुकानदारों ने बाहर तक पूरा कब्जा कर लिया था। इसी प्रकार जो ज्वार मार्ग है, जो किराना का मुख्य बाजार कहा जाता है, वहां पे भी नगर पालिका के द्वारा दुकानें दी गई, करीब 56 दुकान बताई जा रही। तो इनने भी बाहर पर जो फुटपाथ पे अतिक्रमण कर लिया था। तो अभी शहर में 2 जगह पे नगर पालिका का बुलडोजर पहुंचा है और टीआईटी कॉम्प्लेक्स में कई जो बाहर फुटपाथ बने हुए थे उनको तोड़ा गया और जवाहर मार्ग में भी जिस प्रकार से कार्रवाई लगातार चलती, व्यापारी अपना सामान खुद समेट रहे हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। नगर पालिका कहना है कि शहर में जहां भी इस प्रकार के अवैध रूप से अस्थायी रूप से कब्जे किए गए या पक्का निर्माण किया गया उनको जेसीबी के माध्यम से तोड़ा जाएगा। कई बार हिदायत दी गई थी, नोटिस भी दिए गए थे, उसके बावजूद भी दुकानदारों के द्वारा ये जो कब्जे किए गए थे अतिक्रमण अस्थायी रूप से कर लिया गया था, वो हटाया नहीं जा रहा था। उसके बाद आज इस कार्रवाई को बड़ी कार्रवाई के रूप में देखा जा रहा है। जी, लेकिन आशुतोष, विरोध जताया गया क्या दुकानदारों की तरफ से? क्योंकि हालांकि ये इलीगल ही है, लेकिन क्या विरोध जताया उन्होंने इसका? दुकानदारों ने समय जरूर मांगा है और उस संबंध में चर्चा चल रही है। दुकानदारों ने जवाहर मार्ग पे जब जेसीबी पहुंची थी नगर पालिका की, तो उस दौरान दुकानदारों ने विरोध जताया था कि समय दिया जाए। तो मौके पे मौजूद जो इंजीनियर जोशी, उनने सीधा बोला कि जो कई बार आप लोगों को चेतावनी दी गई और ये नगर पालिका का फुटपाथ है, आम लोगों की शिकायतें भी मिलती है, उसके बाद ये कार्रवाई की जा रही है। बिल्कुल, ट्रैफिक की समस्या हो जाती है, आने जाने वाले लोगों को कई असुविधा का सामना करना पड़ता है आशुतोष। लेकिन दुकानदार जो समय मांग रहे थे, किस लिए मांग रहे थे? क्या वो खुद ही इस जो अतिक्रमण उन्होंने किया वो खुद ही इसे हटाना चाह रहे थे या फिर एक बार फिर टालने के लिए ये प्रयास है? प्रारंभ रूप से ये माना जा रहा है कि दुकानदारों को ये कहना था कि उन्हें समय दिया जाए जिससे वो अस्थायी अतिक्रमण है, क्योंकि उसको तोड़ने के लिए भी जैसे कई लोगों ने पक्का निर्माण भी कर लिया था, सीमेंट कंक्रीट का निर्माण था, तो उनका कहना है शेड को हटाना और ये करने के लिए हमको मजदूरों को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद ही इसको हटाया जाना पड़ेगा। तो दुकानदारों ने समय जरूर मांगा है। हालांकि नगर पालिका की जो टीम है वो अभी कार्रवाई कर रही है और नगर पालिका की टीम ने कई जगह समय भी दिया है कि आप इसको जल्दी जल्दी हटा लीजिएगा और लगातार ये कार्रवाई अभी शहर में चल रही है। और नगर पालिका के जो अधिकारी है, मुख्य रूप से सीओ प्रियंका पटेल, उनसे हमारी बातचीत हुई। उनका कहना है कि ये कलेक्टर महोदय के निर्देश पर शहर में जो भी अतिक्रमण है, जो विशेष रूप से यातायात में व्यवधान हो रहे हैं और जो अस्थायी रूप से अतिक्रमण किया गया है, उसको लेकर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। चलिए, शुक्रिया आपका आशुतोष। और बिजनौर से एक खबर आ रही है। दरअसल बिजनौर में एक जूते के शोरूम के बाहर खड़ा ट्रैक्टर अचानक स्टार्ट हो गया और वो खुद ब खुद चलते हुए जूते के शोरूम में जा घुसा।
बिना ड्राइवर के स्टार्ट हुए इस ट्रैक्टर ने शोरूम के कांच के गेट को चकनाचूर कर दिया और शोरूम के अंदर दाखिल हो गया। ये दिलचस्प मगर परेशान कर देने वाली तस्वीर। कुछ देर शोरूम मालिक के लिए तो ये एक परेशानी का सबब बना ही रहा, उनका नुकसान हुआ, हालांकि दुख की बात है, लेकिन ये अचानक ऐसे कैसे हुआ ये जरूर जानना दिलचस्प रहेगा। अपने आप ट्रैक्टर बिना किसी ड्राइवर के स्टार्ट कैसे हुआ, और स्टार्ट हुआ तो ये चलने लगा। बिना ड्राइवर के ट्रैक्टर को चलता देख शोरूम के कर्मचारियों के पसीने छूट गए। बमुश्किल कूद फांद कर किसी तरह से कर्मचारियों ने अपनी जान बचाई, भाग कर जाकर ट्रैक्टर पर काबू पाने का प्रयास करते हुए आप इस सीसीटीवी वीडियो में उन्हें देख सकते हैं। और ये जो हरे रंग का सर्कल आप देख रहे हैं, इसके बीच आप जो ट्रैक्टर देख रहे हैं, ये दरअसल शोरूम के बाहर खड़ा था। और उस दौरान क्या कुछ ऐसा घटा कि ट्रैक्टर स्टार्ट हुआ और कांच के गेट को चकनाचूर करते हुए शोरूम में आ घुसा। हालांकि ट्रैक्टर वहां पर किसी वजह से फंस गया या रुक गया, अन्यथा ये किसी कर्मचारी को घायल भी कर सकता था। और आप देखिए किस तरह से वहां पर ट्रैक्टर हिलता नजर आ रहा है। हालांकि इसे रोकने का प्रयास शोरूम में मौजूद कर्मचारियों ने किया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और कांच का गेट तोड़कर ट्रैक्टर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। और ये कैसे हुआ इसके बारे में और डिटेल्स बताएंगे। फिलहाल आप देखिए तस्वीरें, वो सीसीटीवी वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं जो शोरूम का था। शुरू से देखिए ये तस्वीर, जब ट्रैक्टर स्टार्ट हो चुका था और उस गेट पर लगे फ्रेम से अटक कर किसी तरह से वो रुका हुआ था, लेकिन जब वहां कर्मचारी पहुंचता है, उसे बंद करने की कोशिश करता है, तब तक जो ट्रैक्टर का टॉर्क है वो और जोर लगाता है और ट्रैक्टर कांच के उस गेट को तोड़कर शोरूम में दाखिल होने लगता है। तो अगला हिस्सा घुस गया था, लेकिन अगर पिछला जो बड़ा टायर है वो फंसता नहीं तो जरूर वहां पर किसी कर्मचारी को चोट भी आ सकती थी। काफी दिलचस्प ये तस्वीर। और बुरहानपुर से बड़ी खबर आपको बता दें कि वन विभाग की एक टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। वन विभाग अतिक्रमणकारियों से पूछताछ कर रहा है। दरअसल वन काटे जाने पर यह पूछताछ की जा रही है और करीब 40 अतिक्रमणकारियों ने वन विभाग पर हमला कर दिया था। वन कर्मचारियों के साथ हाथापाई की गई, उनकी वर्दी को फाड़ा गया और मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों को तलाशना भी शुरू कर दिया है। कुछ स्थानीय लोगों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि इस पूरे मामले में आरोपी मुख्य रूप से कौन है ये कह पाना अभी मुश्किल है। हालांकि वन विभाग अतिक्रमणकारियों पर कार्रवाई कर रहा था, जिसके चलते वहां पर ये सब कुछ हुआ। और अभी जो हिरासत में अतिक्रमणकारी हैं उनसे पूछताछ की जा रही है और 40 अतिक्रमणकारियों पर ये एक्शन लिया जाना है। हालांकि और जो लोग उसमें सीधे तौर पर शामिल थे उनकी तलाश भी की जा रही है। और बलरामपुर से बड़ी खबर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 343 को जाम कर दिया। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन से NH 343 पर दोनों ओर जाम लग गया। कलेक्ट्रेट के सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने नेशनल हाईवे 343 को जाम कर दिया और अपनी मांगों को लेकर यहां प्रदर्शन करने लगे। और 6 सूत्रीय ये मांगे हैं और ये मांगों को माने जाने तक ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे, कार्यकर्ताओं का यही कहना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जो 6 सूत्रीय मांगे हैं, इस पर प्रशासन क्या कुछ अभी संज्ञान लेता है, देखना अहम होगा। फिलहाल ये प्रदर्शन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, जहां नेशनल हाईवे 343 को उन्होंने जाम कर दिया। अच्छी खासी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वहां पर एकत्रित हुई और नारेबाजी करती हुई नजर आई। और विधानसभा से बड़ी खबर, सदन में जमकर हंगामा हुआ। विपक्ष के निशाने पर संसदीय मंत्री ने सदन में माफी मांगी। नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हाथ से फिसली थी किताब, किसी पर फेंकी नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने नेता प्रतिपक्ष ने की आसंदी की मांग और संसदीय कार्य मंत्री को पूरे सत्र के लिए निलंबित करने की मांग की उन्होंने। और विपक्ष के हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही जारी है और ये जो पूरा बवाल है इस विषय को लेकर, हालांकि अपडेट यह आया था कि सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह मीडिया के सामने आए थे और नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हाथ से किताब फिसली थी, जिस पर माफी मांग चुका हूं। एक तरफा कार्य करके सत्ता पक्ष के इशारे पर विपक्ष की आवाज दबा रहे हैं। हमारे पार्टी के माननीय सदस्य जीतू पटवारी को निकाला है। लगातार विधानसभा में प्रश्नों के जवाब नहीं आ रहे। जहां सरकार भ्रष्टाचार के फंसती है
अध्यक्ष महोदय ढाल बनकर उसको बचाने का प्रयास करते हैं। अध्यक्ष महोदय पक्ष विपक्ष के संरक्षक होते हैं, लेकिन वह उनकी कार्रवाई लगातार एक पक्ष की हो रही है। इसलिए विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी के विधायक दल ने फैसला लेकर माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आज अविश्वास प्रस्ताव विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया है। इस चर्चा के दौरान मैंने कहा पहले अध्यक्ष महोदय इस पर निर्णय कराएं, चर्चा कब होगी। तब तक अध्यक्ष संसदीय कार्य मंत्री ने बीच में हस्तक्षेप करते हुए विपक्ष के लिए अनैतिक बातें करने लगे और संसदीय कार्य मंत्री ने विधानसभा की गर्मा और पद की धज्जियां उड़ा दी हैं, तार तार कर दिए। उन्होंने नियम प्रक्रिया संहिता जो हमारे प्रक्रिया संचालन का पुस्तिका है उसको मेरी ओर जोर से फेंक के मारा। संसदीय कार्य मंत्री का एक घृणित कार्य निंदनीय है। और मध्य प्रदेश विधानसभा से एक बड़ी खबर, सदन में जीतू पटवारी अब अकेले पढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल आधे से कम विधायकों ने हस्ताक्षर किए हैं। 95 में से 48 विधायकों ने ही साइन किए और पूर्व नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने भी अभी तक हस्ताक्षर नहीं किए, जानकारी ये मिल रही है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा ने इस पर तंज भी कसा और शोले फिल्म का वो डायलॉग उन्होंने दोहराया जिसमें उन्होंने कहा कि फिल्म शोले का डायलॉग याद आया, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी पीछे आओ। मंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने सहमति व्यक्त नहीं की, कोई दस्तखत नहीं किए। जो दस्तखत है वो आधे हैं, जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत है। बेचारा अकेला रह गया। वो शोले पिक्चर की वो बात याद आती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ बाकी मेरे पीछे आओ। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। कार्यकारी अध्यक्ष जो स्वयंभू है उनके समर्थन में वर्तमान अध्यक्ष कांग्रेस माननीय कमलनाथ जी ने दस्तखत नहीं किए। ये कांग्रेस की फूट की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करने आया था। और भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जीतू पटवारी के मुद्दे पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। दरअसल स्पीकर के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव दिया। विपक्ष के सदस्य ने जमकर यहां नारेबाजी की और सदन में पक्ष और विपक्ष में नोकझोंक देखने को मिली। हंगामे के चलते 13 मार्च तक कार्यवाही को स्थगित करना पड़ा और अब होली के बाद सदन एक बार फिर बुलाया जाएगा और सदन जब एक बार फिर शुरू होगा तो क्या यह माना जाए कि हंगामा फिर से शुरू होगा या फिर जनता के हित के मुद्दों को वहां पर चर्चा के लिए पटल पर रखा जा सकेगा। क्योंकि ये चुनावी साल है, सभी राजनीतिक दल स्वाभाविक है चुनाव जीतने के लिए कुछ कुछ विषय ऐसे उठाते रहते हैं जिससे कि जनता में विश्वास बना सके, लेकिन असल में क्या जनता के हित के काम हो पाएंगे 13 तारीख से? इस विषय को लेकर बातचीत करेंगे हमारे सहयोगी अनुराग श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुराग, 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर हम बारी बारी से आपसे प्रश्न करेंगे, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये कि 13 तारीख तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। इससे क्या जुड़ी अपडेट मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए विधानसभा में आज जिस तरीके का हंगामा हुआ उसके बाद पहले सदन की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, यानी कि प्रश्नकाल हंगामे की भेंट चढ़ गया। इसके बाद जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो हंगामा थमा नहीं और जो विपक्षी सदस्य वहां आसंदी के पास पहुंचकर हंगामा करते रहे और इसी बीच 15 मिनट के अंदर दिन भर की कार्यसूची के जो तमाम कार्य थे उनको निपटा लिया गया। यानी कि जिन मुद्दों को लेकर सदन के अंदर बहस होनी चाहिए थी, जिनको लेकर सदन के अंदर चर्चा की जानी थी, महत्वपूर्ण विषय थे, पेयजल से जुड़ा हुआ मुद्दा था, विकास कार्यों से जुड़ा हुआ मुद्दा था, कई अशासकीय संकल्प थे, उनको लेकर सदन के अंदर चर्चा की जानी थी। लेकिन ये तमाम तरह की कार्रवाई हंगामे के बीच 15 मिनट की कार्रवाई में पूरे कर लिए गए और सदन की कार्रवाई को 13 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मतलब साफ है कि जिन विषयों को लेकर सदन के अंदर चर्चा की जानी थी वो हंगामे की भेंट चढ़ गए और ये पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के हालात बने हो। कोई ना कोई मुद्दा जरूर सदन के अंदर उठ जाता है जिसके कारण पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक होती है और उसके बाद सदन की कार्रवाई को स्थगित करना पड़ता है। आज भी कुछ उसी तरीके के हालात आज का, लेकिन जो पटवारी के मामले को लेकर जीतू पटवारी के विषय पर संभव है कि जो सारी नोकझोंक सारा हंगामा देखने को मिला, हालांकि ये हंगामा
क्या वाकई हंगामा था या वाकई इस सदन को स्थगित करने की कोशिश बस की गई? हालांकि जो ये पूरा विषय सामने आया, जीतू पटवारी के विषय पर कांग्रेस को दो फाड़ बताकर बीजेपी ने तंज जरूर कसा। अभी क्या स्थिति है, क्या कह रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेता? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विधानसभा के बाद अब जो है विधानसभा के चुनाव भी होना है और ऐसे में बजट सत्र में अपनी मजबूती उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश में पक्ष और विपक्ष है और यही वजह रही कि जीतू पटवारी ने अपने अभिभाषण के दौरान जिन शब्दों का इस्तेमाल किया उसको जो है प्रदेश की जनता को गुमराह करना वाले बताते हुए जो है संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से प्रस्ताव रखा गया और उसके बाद जीतू पटवारी का निलंबन हुआ। लेकिन आज जिस तरीके के हालात और तस्वीर नजर आई, क्योंकि विपक्ष बताया जा रहा था कि जीतू पटवारी के मामले में एकजुट होगा, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव की जब सूचना दी गई तो उसकी टाइमिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए कि जब सदन की कार्रवाई शुरू हो रही थी, जब विधानसभा स्पीकर आसंदी पर पहुंच गए उस समय ये सूचना दी गई, तो ऐसे में आज ये अविश्वास प्रस्ताव प्रभावी नहीं माना जा सकता। लेकिन दूसरा एक बड़ा कारण 95 विधायक विपक्ष के पास मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 48 विधायकों ने ही दस्तखत कर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना में अपना नाम लिखवाया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 48 विधायकों के अलावा बाकी विधायक क्या जीतू पटवारी के साथ नहीं थे? कमलनाथ ने भी अपने दस्तखत नहीं किए, तो क्या कमलनाथ का भी समर्थन जीतू पटवारी को नहीं था? ये सवाल सत्ता पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है और यही वजह थी कि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी विपक्ष पर तंज कसा और कहा कि जीतू पटवारी के मामले में विपक्ष ही एकजुट नजर नहीं आ रहा और यही वजह है कि 95 से सिर्फ 48 विधायकों ने ही साइन कर अविश्वास प्रस्ताव की सूचना दी। लेकिन विपक्ष इस कोशिश में जरूर जुटाए कि वो सदन के अंदर अपनी एकजुटता दिखाए, एकजुट ताकत के साथ सरकार को घेरने का काम करे। इस कोशिश में विपक्ष जरूर उस एकजुटता का जिसका जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में भी अभी जानकारी ये मिल रही है कि कुछ कांग्रेसी विधायक जीतू पटवारी के घर पहुंचे। क्या ये एकजुटता दिखाने की कोशिश है, और अगर पहुंचे तो कितने पहुंचे? अपने पास इस बारे में कोई इनपुट है क्या? बिल्कुल, देखिए अभी जो है विधायकों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। पूरे विधायक अभी तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कुछ विधायक, एक तरीके से हम कहें तो जीतू पटवारी के समर्थन में जो विधायक हैं वो उनके साथ पहुंचे हैं। तो क्या ये एक तरीके से जीतू पटवारी इस मामले को के बाद जिस तरीके से सुर्खियों में आए उसके बाद क्या जीतू पटवारी का शक्ति प्रदर्शन है, या फिर कांग्रेस के अंदर एक गुट अब भारी साबित होता हुआ नजर आ रहा है? ये सवाल उठकर जरूर खड़ा हुआ है, क्योंकि जीतू पटवारी ने विधायकों को न्योता दिया है और उनके न्योते पर कुछ विधायक वहां पर पहुंचे, लेकिन इनकी संख्या भी 95 नहीं है। तो ऐसे में क्या सिर्फ जीतू पटवारी अपनी छवि को चमकाने की कोशिश में, अपनी शक्ति प्रदर्शन के जरिए कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने महत्व को समझाने की कोशिश में? ये सवाल उठकर जरूर खड़े होंगे, क्योंकि जब सदन के अंदर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर सिर्फ 48 विधायकों ने साइन कर अविश्वास प्रस्ताव पर अपना समर्थन दिया है, तब भी ये मामला उठ रहा था। तो कुल मिलाकर जीतू पटवारी के साथ क्या पूरी कांग्रेस पार्टी एक साथ खड़ी हुई है, इसको लेकर भी अब सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता से जब हमने इस पर बात करने की कोशिश की अनुराग, तो थोड़ी सी असहज स्थिति में वो नजर आया। हालांकि स्वाभाविक है, जब पार्टी के अंदर दो फाड़ या खींचतान की बात होती है, बहुत पुराना दौर मुझे उस वक्त का याद आ रहा है जब केंद्रीय मंत्री द्वारा इस विषय को लेकर कमलनाथ से अपनी बिगाड़ के बारे में उन्होंने खुलकर बात रखी और उसके बाद वो बीजेपी के साथ चले गए। हालांकि अभी स्थिति वो नहीं है, लेकिन दो फाड़ तो है। कांग्रेस के लिए स्थिति असहज बनती नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए इसी तरीके के हालात पहले भी बने थे जब अरुण यादव और अजय सिंह जैसे नेताओं ने कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री बताए जाने पर ही सवाल खड़े किए थे। लेकिन खुद जीतू पटवारी ने कहा था कि उनको कार्यकारी अध्यक्ष पार्टी हाईकमान की तरफ से बनाया गया, दिल्ली की तरफ से बनाया गया और फिलहाल वो कार्यकारी अध्यक्ष बने। तब भी ये बात कही जा रही थी कि कमलनाथ के साथ उनके मतभेद थे। लेकिन एक दिन पहले जिस तरीके का पूरा मामला सदन के अंदर उठा और उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक कमलनाथ के निवास पर बुलाई गई, तब ये माना जा रहा था कि जीतू पटवारी के साथ पूरी कांग्रेस एकजुट तरीके से खड़ी हुई है। लेकिन बीजेपी भी इसी बात को लेकर सवाल उठा रही है कि क्या कांग्रेस एकजुट है, क्योंकि जितने साइन अविश्वास प्रस्ताव को लेकर विधायकों की तरफ से किए गए उनकी संख्या कम है और इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस के दो फाड़ में होने की बात कर रही है। तो जीतू पटवारी को अपनी ही पार्टी का कितना समर्थन मिलता है, क्या पूरी पार्टी? बहुत शुक्रिया। मैं अनुराग फिर आऊंगा अपडेट लेने के लिए, बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस वक्त एक और अहम खबर, जीतू पटवारी के निवास पर
बार कांग्रेस के विधायकों का जुटना शुरू हो गया है। दरअसल भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, हालांकि 13 या 14 मार्च को कांग्रेस बड़ा आंदोलन कर सकती है, इसकी भी जानकारी मिल रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ से बात कर तारीख तय की जाएगी। किसान जनता के लिए बड़ा आंदोलन किया जा सकता है। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है और कहा कि बड़े आंदोलन की तैयारी कर लो। कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे। जीतू पटवारी के लिए जेल जाने को भी तैयार। अपने क्षेत्र में जाओ, लोगों से मिलो। जल्द ही बड़े आंदोलन में उतरना है और मर मिटने के लिए तैयार रहो। वहीं पूर्व मंत्री विजयलक्ष्मी साधो ने सीएम शिवराज की रावण से तुलना की और युवाओं से कहा कि सिर पर कफर बांध लो। साधो ने कहा कि ये भारत देश है, यहां रावण का अहंकार नहीं चला तो सीएम शिवराज का कैसे चलेगा। यूथ को एकजुट करने के लिए उन्होंने संबोधित किया। और वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वासु, प्रदर्शन की तैयारी है कांग्रेस की? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस लगातार विपक्ष को सदन से लेकर सड़क तक घेरने के लिए काम कर रही है, रणनीति बना रही है। और जब से जीतू पटवारी को निष्कासित किया गया है सदन की आगामी कार्रवाई से, बजट सत्र की कार्रवाई से, उसके बाद से कांग्रेस का जो रुख है वो और भी ज्यादा आक्रामक हो गया। आज जो विधानसभा 13 मार्च तक के लिए स्थगित हुई, उसके बाद कांग्रेस के जो तमाम विधायक हैं और जो कार्यकर्ता है वो कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के निवास पर एकत्रित हुए और वहां पर आगामी जो रणनीति है कांग्रेस की, आंदोलन की हो या फिर सदन में एक बार फिर से विपक्ष सरकार को, सत्ता पक्ष को घेरने की हो, वो तैयार की गई। और कांग्रेस नेताओं ने कहीं ना कहीं इशारा किया है कि अब जब सदन की कार्रवाई दोबारा शुरू होगी, यानी कि 13 मार्च को शुरू होगी, तो उस दौरान एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रोटेस्ट कांग्रेस जो है वो कर सकती है। और इसको लेकर जो रूपरेखा है वो भी बनना शुरू हो गया है। कमलनाथ से भी इस पूरे आंदोलन को लेकर बात की जाएगी और कमलनाथ की अनुमति मिलते ही इसका जो फाइनल खाका है, जो ब्लूप्रिंट है, वो वहां पर तैयार हो गया। लेकिन इस दौरान कांग्रेस के नेताओं ने जमकर जो जोश भरने का काम है युवा कार्यकर्ताओं में, वो वहां पर जरूर किया है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस एक संदेश देने की भी कोशिश कर रही है कि अगर हमारे एक साथी पर निष्कासन की कार्रवाई हुई है तो पूरा विपक्ष जो है वो उनके साथ ताकत के साथ वहां पे खड़ा हुआ है और किसी भी तरह से कांग्रेस जो है वो इस पूरे मुद्दे को जोर शोर से उठाने में पीछे नहीं हटेगी। हालांकि कांग्रेस के जो आरोप है वो अपनी जगह है, लेकिन बीजेपी इन पूरे आरोपों पर ये जरूर कह रही है कि जो भी कार्रवाई हुई है वो नियमानुसार हुई है। जीतू पटवारी की जिस तरीके का व्यवहार था सदन में, उसको लेकर ही ये पूरी जो कार्रवाई है वो ठीक है। लेकिन ये बात और ये जो पूरा शोरगुल है वो इतनी आसानी से थमने वाला नहीं है। आने वाले समय में भी इस पर जमकर सियासत होगी। जी एक बात और महत्वपूर्ण है, हालांकि यहाँ दो बातें महत्वपूर्ण है। सदन की कार्रवाई 13 तारीख से शुरू होनी है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन 13 या 14 तारीख ये प्रदर्शन के लिए कांग्रेस ने अभी एक पुख्ता नहीं, इस पर चर्चा करने की एक तारीख दी है, लेकिन आगे क्या तारीख तय होगी और कब तक होगी, इस पर है कुछ जानकारी? कम समय हमारे पास, जल्दी बताइए। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ने स्ट्रैटेजी बनाना शुरू किया है और संभावित तारीख दी है, क्योंकि 13 तारीख से दोबारा सदन की कार्रवाई शुरू होगी और 13 या 14 में से किसी एक दिन कांग्रेस बड़ा आंदोलन जो है वो कर सकती है। बहुत शुक्रिया वासु आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, आगे डिटेल्स देने के लिए। संपर्क करेंगे आपसे और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटते हैं।